प्रत्येक दिन क्लास शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना कुछ कमेंट्स जो आप करते रहते हैं अक्सर उनका जवाब दे दिया जाए। सभी कमेंट्स या सभी प्रश्नों के जवाब देना तो आपके हमेशा रोज रोज संभव नहीं है, इतना समय नहीं होता है। लेकिन दो चार कमेंट्स के जवाब तो मैं दे ही सकता हूँ। गिरीश कुमार साहू का कमेंट है कि पशुपालन और उनसे प्राप्त उत्पाद जैसे ऊन, दूध, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लैट और एग्रीकल्चर क्रांति होते हुए जैसे ब्लू रिवोल्यूशन को भी शामिल कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये जो एरिया है हरित क्रांति, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, इसको मैं शामिल कर लूँगा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा या फिर स्पेशली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगा, कृषि प्रौद्योगिकी, तो उसमें मैं शामिल करूँगा, क्योंकि भूगोल का दायरा बहुत विस्तृत है, बहुत सारी चीज़ें मैं शामिल करता चला जाऊँगा। तो फिलहाल जिस तरह से मैं हार्टिकल्चर पढ़ा रहा हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि उसमें साइंस का भी प्रवेश हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अभी ज्योग्राफी को बेसिक ज्योग्राफी तक ही छोड़ देते हैं, हरित क्रांति वगैरह इकोनॉमिक्स में पढ़ा देंगे, और उससे संबंधित चीज़ें सब कुछ जो भी उत्पादन में वृद्धि लाता है, सारी क्रांतियाँ, वो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है स्नेहलता द्विवेदी जी का। सर मुझे इकोनॉमिक्स इतनी कठिन लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाएं तो ज्योग्राफी की तरह इकोनॉमिक्स भी आसान हो जाएगा। मे भी हो जाना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी पहले ख़त्म होने दीजिए, फिर डिसाइड कर लेंगे कि ज्योग्राफी के स्थान पर क्या रहेगा। ज़्यादातर संभव है कि साइंस या इकोनॉमिक्स में से ही कोई सब्जेक्ट रहेगा। इत्तेफाक की बात है कि जस्ट स्नेहलता जी के नीचे जो कमेंट है स्मिता पाल जी का, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ आप ज्योग्राफी के बाद साइंस स्टार्ट कीजिए, ज्योग्राफी के बाद साइंस प्लीज़। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद साइंस होगा कि इकोनॉमिक्स, ये तय कर लिया जाएगा। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी निश्चित रूप से मैं सप्लाई उसी चीज़ की करूँगा। आगे अगला कमेंट है अशोक पटेल जी का। अशोक पटेल बोले हैं कि सर आपने बताया कि क्षिप्रा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, पर ये सही नहीं है। क्षिप्रा नदी इंदौर से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जानकारी है आपके पास। अब पढ़ाते पढ़ाते एक दो तथ्य ऐसा होता है कि फिसल जाता है। बिल्कुल, क्षिप्रा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, क्षिप्रा चंबल की ही सहायक नदी है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे वीडियो के नियमित विद्यार्थी हैं, नियमित फॉलो करने वाले हैं, नियमित रूप से देखते हैं और एक गंभीर अभ्यर्थी हैं, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट में भी मिल जाएंगे। जैसे कि मैं भी मानवीय भूल कर सकता हूँ, अगर कोई मानवीय भूल हो अभी, तो आप क्या किया करिए कि कमेंट एक बार चेक कर लिया करिए। कमेंट में बहुत ही जागरूक स्टूडेंट रहते हैं, जैसे अशोक पटेल जी। ऐसे जागरूक स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ के अगर आपके मन में कोई संदेह है भी तो वो दूर हो जाएगा। कमेंट्स एक बार जरूर चेक कर लिया करिए, उसमें बहुत ही उपयोगी बातें बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैं देखता हूँ, जो कि शायद मैं भी नहीं बोल पाता हूँ कई अवसरों पे। तो कमेंट्स बहुत ही उपयोगी होता है। खुद कई बार मैं आपके कमेंट्स पढ़कर नोट्स में कोई चीज़ लिख लेता हूँ कि हाँ ये जरूरी चीज़ है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर देखा करिए। नेक्स्ट प्रीति कुमारी, सर बहुत अच्छे से समझ आता है आपका वीडियो, जबकि किताब से नहीं, पीसी कल्चर फिश से रिलेटेड है। ओके, पीसी कल्चर मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, पिछले वीडियो में, कि पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है। ठीक है, मछली उत्पादन से है। गुड, ठीक है। इसी तरह मैं डेली 3-4 कमेंट्स आपके पढ़ दिया करूँगा, है ना। इस तरह से शायद आपसे मैं ज़्यादा जोड़ सकूँ। बहुत से लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं, वो संभव नहीं है। बहुत से लोगों का मेल आता रहता है, पता नहीं कहाँ से मेल आईडी प्राप्त कर लेते हैं, होगा कोई जरिया, फेसबुक से शायद हो सकता है, फेसबुक पे है मेल आईडी। तो मेल बहुत सारे आते रहते हैं, उसमें आप लोग नंबर मांगते हैं, मुझे पता है। या जो लोग फेसबुक में मुझसे जुड़े हैं वो इनबॉक्स में आके नंबर मांगते हैं। मोबाइल नंबर अगर 2-4 लोगों, 8-10 लोगों को, 30-40 लोगों को भी देना होता तो मैं दे देता, लेकिन एक बड़ी तादाद में मोबाइल नंबर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, आप ही के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे कॉल्स आएंगे तो मैं पढ़ाऊँगा कब, और भी मुझे बहुत सारे काम हैं। इस वजह से बहुत मजबूरी बस, और बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया नंबर न देने से आप नाराज न होइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम फलों में पोषण स्तर
ठीक है। फलों में पोषण स्तर, उनमें पाए जाने वाले अलग अलग एसिड अम्ल और फलों के विविध उपयोग के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ से सवाल कहीं ज्यादा आते हैं फलों के विषय में, आपने नोटिस किया होगा। तो माना गया है कि संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फल सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फल सेवन की संस्तुति की गई है ना। आप जरा उत्तर दीजिए, संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेना चाहिए? ये सवाल तो पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेना चाहिए, और संतुलित आहार के लिए प्रति व्यक्ति को एक दिन या प्रतिदिन कितना खाद्यान्न ग्रहण करना चाहिए? इन दोनों प्रश्नों के आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। आगे, फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। इसको पहले समझा दूं। हम सांस क्यों लेते हैं? हम सांस इसलिए लेते हैं कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन जब पचता है तो भोजन का रस हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है ना। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका में जो भोजन का रस संचित हो जाता है वही असली ऊर्जा होती है। लेकिन वो ऊर्जा तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम सांस नहीं लेंगे। हम सांस लेते हैं, सांस फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े के द्वारा फिर हमारी नसों में क्या है? खून में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है और बहते हुए ऊतकों तक पहुंचता है। हीमोग्लोबिन खून की नसों के माध्यम से हीमोग्लोबिन ऊतकों तक पहुंचता है, और जो ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हम सांस लिए, फेफड़े में गया सांस, वहां से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन चुराया और लेके बढ़ गया ऊतकों की तरफ। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का, फेफड़े से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन? रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। उसमें हीमोग्लोबिन का प्रमुख तत्व लोहा होता है। तो जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन पहुंचता है कोशिकाओं तक हीमोग्लोबिन के द्वारा, तो ऑक्सीजन का प्रमुख गुण है जलाना, ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए कहते हैं उसे ऑक्सीकारक। जैसे कि अगर आप अपने किचन में जो गैस जलाते हैं ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगर आप किसी तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां बंद कर दीजिए तो गैस बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन हर वस्तु का क्षय करता है, ऑक्सीजन में ऐसी क्वालिटी होती है। इसीलिए जब आप चिप्स खाते हैं, लेस के पैकेट, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन से उसकी मुलाकात ना हो पाए। क्योंकि अगर खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन संपर्क में आ गया तो खाद्य पदार्थ खराब कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जलाने लगता है, मतलब क्षय करने लगता है। तो कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो कोशिकाओं में संचित ऊर्जा को जलाता है ऑक्सीजन। इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण, है ना। एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो हमारे शरीर से ऊर्जा मुक्त होती है कोशिकाओं से। तो कोशिकाएं जब ऊर्जा मुक्त करती हैं ऑक्सीकरण के माध्यम से, तो कुछ मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं, हानिकारक होते हैं ये। कोशिकाओं द्वारा जब ऑक्सीकरण होता है तो कुछ मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं। मुक्त मूलक क्या करते हैं कि कोशिकाओं से ही उत्पन्न होकर कोशिकाओं को ही क्षय करना चाहते हैं, प्रहार करते हैं कोशिकाओं पर। अब अगर कोशिकाओं के क्षय होने की दर तीव्र हो गई हमारे, तो हमारी जवानी जल्दी ढल जाएगी और हम बुढ़े हो जाएंगे, है ना। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? फलों में पाए जाते हैं। जब हम उनका सेवन करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आके खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं और मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बना देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं से पैदा होने वाले मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बना देते हैं, जिससे हमारी वृद्धावस्था, जिससे हम जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हमारी युवावस्था लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि मुक्त मूलक निष्क्रिय हो जाते हैं और वो कोशिकाओं पर प्रहार नहीं कर पाते हैं, जिससे कोशिकाएं लंबे समय तक युवा रहती हैं हमारी, और हम भी युवा बने रहते हैं। यहाँ लिखा है फल और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। देख के लिख लीजिएगा अच्छे से, इसे समझ भी लीजिए, समझा तो मैंने दिया ही। इस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट्स मानव शरीर को दीर्घ यौवन प्रदान कर बुढ़ापे से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमें फल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। मेरा सलाह है कि फलों में भी सबसे ज़्यादा एप्पल, सेब का सेवन करना चाहिए। सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। मैं तो मानता हूँ कि अगर आप डेली एक सेब खाते हैं, डेली एक सेब क्या आधा से भी अगर आप डेली खाएंगे, तो जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं, है ना, वो आपको हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है।
और जो डेली सेब खाता है उसके चेहरे पे एक अलग ही लाइट होती है। मैं नहीं खा पाता हूँ ठीक है, सलाह देना आसान होता है, मैं आपको सलाह दे दिया। मैं सोचता हूँ कि ऐसा करूँ लेकिन नहीं हो पाता है व्यस्तता के चलते। विटामिन डी को छोड़कर सभी विटामिन फलों में पाए जाते हैं। फलों में केवल विटामिन डी नहीं पाया जाता। एक भ्रम लोग ये पालकर बैठते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। धूप से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, विटामिन डी हमें भोजन से मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि जब तक हम धूप नहीं लेंगे, हमारे स्किन पे जब तक धूप नहीं पड़ेगा, विटामिन डी सक्रिय नहीं होता है। तो धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है। विटामिन डी जो हमारे शरीर में पहले से है, उसे सक्रिय करने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विटामिन डी को छोड़कर सभी विटामिन फलों में पाए जाते हैं। पोषण स्तर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम है बीटा कैरोटीन, आप जानते ही होंगे। जैसे विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन आम में पाया जाता है, पपीता में। विटामिन ए आमतौर पर लोग समझते हैं कि सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता होगा या फिर पपीता में। विटामिन ए सबसे ज्यादा आम में पाया जाता है, उसके बाद पपीता में पाया जाता है, फिर गाजर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी1 थायमिन सबसे ज्यादा काजू में पाया जाता है। विटामिन बी1 थायमिन सबसे ज्यादा काजू में, अखरोट में, बादाम में भी पाया जाता है। यानी जो मेवा होता है, सूखे फल, सूखे फलों में इस तरह से याद कर लीजिए, सूखे फलों में विटामिन बी1 अर्थात थायमिन पाया जाता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन बेल के शरबत में पाया जाता है, मतलब बेल में, हम बेल का शरबत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बेल में विटामिन बी2 पाया जाता है, राइबोफ्लेविन उपयोगी होता है शरीर के लिए। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं उसे। विटामिन सी सबसे ज्यादा बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। बारबेडोस चेरी यूरोपीय देशों की का फल है, हमारे यहाँ नहीं होता है ये। तो सबसे ज्यादा बारबेडोस चेरी में, उसके बाद आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। तो ये सवाल कई बार पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अक्सर आमतौर पर लोग आंवला लगा देते हैं, क्योंकि आंवला जब दांत गड़ाते हैं तो बहुत खट्टा लगता है, इतना खट्टा कि परमात्मा की याद आ जाए। ठीक है, प्रोटीन काजू में, फलों की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटीन काजू में। ऐसे तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, सोयाबीन में। लेकिन फलों में देखा जाए तो काजू में 21% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए काजू के और भी बहुत से उपयोग हैं। काजू एक बहुत ही लाभदायक सूखा फल होता है। काजू, बादाम, काजू का सेवन डेली 4-5 दाना जो करता है वो बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत रहता है उसका शरीर। आप ऐसा कुछ दिनों तक फॉलो करके देख सकते हैं। तो काजू में प्रोटीन के अलावा भी बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, बहुत उपयोगी होता है काजू। और हाँ, काजू उतना ही सेवन करना चाहिए जितना मोटे ना हो। जब आपको लगे कि हम मोटे हो रहे हैं काजू की वजह से, तो थोड़ा रोक देना चाहिए, क्योंकि काजू ऑयली होता है। वसा सबसे ज्यादा अखरोट में पाया जाता है, फलों में सबसे ज्यादा अखरोट में वसा, कितना 64%। अगर आप पतले हैं तो आपको दूध में घोल के अखरोट पीना चाहिए। 64% वसा पाया जाता है अखरोट में। नेक्स्ट, फलों में सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोस चेरी में, इसके बाद आंवला में। नेक्स्ट, फलों में सबसे ज्यादा आयरन करौदा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन करौदा में पाया जाता है। इसके बाद खजूर में पाया जाता है। ठीक है, सब्जियों में आपने पढ़ा होगा पालक में आयरन पाया जाता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा फलों में करौदा में, इसके बाद खजूर में पाया जाता है। कौन से फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड, ये आप जानते ही हैं। यहाँ पे मैंने संपूर्ण फलों की लिस्ट बना दी है, इसे रख लीजिएगा। नींबू वर्गीय, यानी नींबू, संतरा, मौसम्बी जो भी होता है उसमें साइट्रिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, सेब में मैलिक, इमली अंगूर में टार्टरिक, इमली में भी अंगूर में टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, सूरजमुखी पहले ही बता चुका हूँ, लाइनोलिक अम्ल, जब तिलहन पढ़ा रहा था। सिरका में एसिटिक अम्ल। चींटी कोई फल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमेशा जब सुमेलित करने के लिए आता है तो वहाँ चींटी भी लिख देता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखवा दिया। चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, फलों का जो खाने वाला भाग है, प्रमुख फलों का ही पूछता है। ऐसे तो 20 फल हैं, 20 का खाने वाला भाग कैसे याद करेंगे, लेकिन जो पूछा जा चुका है और जो पूछता है वही पढ़िए। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ जो मैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट समझता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा भी। तो जो मैं बता रहा हूँ उसे सबसे पहले प्राथमिकता में रखिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि किताबों में इससे ज्यादा दिया हुआ है
तो किताब भी पढ़िएगा, मना नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं बताऊँ उसके लिए अलग नोट्स तैयार करिएगा, हमेशा ज़्यादा फायदा करेगा, याद भी आसानी से होगा, क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली व्यवस्थित कर देता हूँ इसे, है ना। तो फलों का खाने वाला भाग, आम में मध्य फल भित्ति मेसोकॉर्प कहते हैं। आम का जो भाग हम खाते हैं वो मध्य फल भित्ति होता है, मेसोकॉर्प। सेब में मांसल पुष्पासन, सेब में मांसल पुष्पासन होता है, ये मतलब फूल का एक मांसल भाग। नारियल एंडोस्पर्म, नारियल का जो खाने वाला भाग है वो क्या है, एंडोस्पर्म होता है। ओके। अनार का खाने वाला भाग जो होता है रसदार टेस्टा, ठीक है, रसदार टेस्टा खाते हैं हम अनार का। और फलों में रंग परिवर्तन, फल जब पकते हैं, कच्चे होते हैं तो उनका रंग कुछ और होता है, जैसे जैसे पकते हैं धीरे धीरे उनका रंग चेंज होता जाता है। तो ये उनकी रंग में जो परिवर्तन होता है एंजाइम के कारण आता है। ओके। सेब को जब हम चाकू से काट देते हैं तो थोड़ी देर बाद सेब पीला या फिर भूरा हो जाता है, वो भी एंजाइम के कारण ही होता है। सेब का रंग जब काटने के बाद बदल जाता है, अजीब सा हो जाता है, एंजाइम के कारण होता है। फलों की जेली बनाने के लिए साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फलों की जो जेली, जैसे किसान जेली मिलता है ना मार्केट में, मिक्स फ्रूट मिलता है, उसमें मैंगो का मिलता है, ऑरेंज का जेली मिलता है ना। तो जो जेली बनता है वो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग उसमें किया जाता है। पूछता है सवाल, पपीता और गाजर की तुलना में आम में अधिक विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट। टमाटर का जो केचप होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। संरक्षित करने के लिए, ताकि खाद्य पदार्थ खराब ना हो, खाद्य परिष्करण समझते हैं ना, खाद्य प्रसंस्करण या परिष्करण, उसके तहत खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक खराब ना हो इस लायक बना दिया जाता है कि जल्दी खराब ही नहीं होंगे। ऐसे टमाटर क्या, टोकरी में रख दीजिए, 4 दिन में सड़ के खत्म। लेकिन केचप क्या है, जल्दी खराब नहीं होता है, खुले में भी है तो जल्दी खराब नहीं होगा। तो उसमें खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है टमाटर के केचप में। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु या खाद्य प्रसंस्करण के लिए उनके परिरक्षण हेतु, परिरक्षण मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में होता है, कार्बोहाइड्रेट के कई रूप हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, है ना। आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो कुछ सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब तुरंत पच जाते हैं। जैसे ही हम पीते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, जैसे ही हम ग्लूकोज पीते हैं हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। लेकिन आप आलू खाएंगे तो इंस्टेंट एनर्जी देगा आपको नहीं, क्योंकि स्टार्च जल्दी नहीं पचता है ना। मुझे याद नहीं आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है और जटिल होता है, लकड़ियों में पाया जाता है। दीमक उसे पचा लेता है, हम लकड़ी नहीं पचा पाएंगे, लेकिन दीमक हमेशा लकड़ी कुरेदता रहता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी में पाए जाने वाले उस तत्व को दीमक पचा लेता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। नाम बताइए कौन सा तत्व पचा लेता है, दीमक। तो फ्रक्टोज भी होता है, माल्टोज भी होता है, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही अलग अलग रूप है। स्टार्च जटिल रूप है, ग्लूकोज सरलतम रूप है ना। उसी तरह फ्रक्टोज और माल्टोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो अधिकांश फलों में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है यानी मीठापन, वो फ्रक्टोज के रूप में पाया जाता है। लेकिन अंगूर में ग्लूकोज होता है, अंगूर में फ्रक्टोज नहीं होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है। फलों को पकने में सहायता करने वाला हार्मोन, फलों के अंदर ही एक ऐसा हार्मोन होता है जो फलों को पकने में सहायता करता है, ठीक है। उस हार्मोन का नाम है एथिलीन या इथाइलिन। लेकिन हमें क्या है, हम फलों को स्वाभाविक रूप से पकने नहीं देना चाहते, जल्दी से पेड़ पे से तोड़ेंगे और उसे रसायन डाल देंगे कि जल्दी पक जाए और हम खा लें। जैसे आम पकाते हैं, आम में लोग क्या डालते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। एक टोकरी में आम रखेंगे, एक पॉलीथीन या पेपर में लपेट के थोड़ा सा कैल्शियम कार्बाइड रखेंगे और 48 घंटे बाद आम, कितना भी कच्चा हो, 48 या फिर 70 घंटे 75 घंटे बाद आम अच्छे से पक जाता है। तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है। कौन सा, एसिटिलीन। तो फलों को पकने में सहायता करने वाला हार्मोन एथिलीन है और फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, गैस का नाम है एसिटिलीन, ठीक है। जो हम कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं उससे एसिटिलीन गैस निकलती है जो फलों को जल्दी से पका देती है। नेक्स्ट, लोकाट एक सदाबहार फल है, यानी साल भर फल आता है ये पेड़ों पर, लोकाट।
पपेन, पपीते के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। पपीते के दूध को सुखाकर पपेन प्राप्त किया जाता है। भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है, यानी खपत भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। कई देशों को भारत काजू का निर्यात करता है। तो ये हो गया फलों में अलग अलग पोषक तत्व, पोषण स्तर और उनके उपयोग। इसके बाद फलों की किस्में और बीमारियां पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आमतौर पे एक ही दो तत्व होते हैं जिनकी कमी के चलते फलों में बीमारियां होती हैं, वो बता दूंगा कि जब भी इस तरह से पूछे तो किस ऑप्शन पे टिक लगाएं तो ज्यादातर मामलों में सवाल सही हो जाते हैं कि कौन से तत्व की कमी के चलते ये बीमारी होती है, पता चल जाएगा। तो उसके बाद फलों की किस्में और बीमारियां हो जाएंगी। फिर सब्जियां भी पढ़ा दूंगा। सब्जी में ज़्यादा नहीं है, सब्जी से न तो सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं और न ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा सा चैप्टर सब्जी होगा, उसके बाद हम कृषि को एक विराम देंगे। हाँ, एक दो वीडियो डालेंगे आंकड़ों पर, प्रथम उत्पादक 2 देश, प्रथम उत्पादक भारत के 3 राज्य। इस तरह से ढेर सारे आंकड़े आपको एक दो वीडियो में हम अवेलेबल करा देंगे, जो कि 2017-18 की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे, अपडेट रहेंगे वो आंकड़े, वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद कृषि वाला चैप्टर हम बंद करेंगे और प्रवेश कर जाएंगे खनिज, ठीक है, भारत में खनिज क्षेत्र और खनिज उत्पादन। ठीक है, इंतजार करिए। नमस्कार।